गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट। ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम स्टडी करेंगे हीट एक्सचेंज की। किसकी स्टडी करेंगे? हीट हीट एक्सचेंज। एक्सचेंज की। जनरली क्या होगा? एक सिस्टम होगा जिसमें गैस होगी। ठीक है। एक सिस्टम होगा जिसमें क्या होगी? गैस के पार्टिकल होंगे। इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, या फिर हो सकता है इससे हम हीट रिलीज करवाएं। उसकी वजह से इसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में जो चेंजेस आएंगे उनको स्टडी करेंगे। समझ में आया? किसको स्टडी करेंगे? हीट के एक्सचेंज की वजह से इस गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में जो चेंजेस आएंगे उनको हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. Thermodynamics is basically study of, Good evening, sir. कुछ बोल रहे हो बच्चों? Thermodynamics is basically study of, sir. Good evening. good evening. Thermodynamics is basically study of heat exchange resultant to pressure, volume and temperature changes. ठीक है। अब देखो, हमें ये स्टडी करने के लिए कि हीट एक्सचेंज की वजह से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में किस तरह के चेंजेस आते हैं, वो स्टडी करने के लिए बेसिकली हमें एक सिस्टम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? सिस्टम, और उसके सराउंडिंग चाहिए होंगे। सिस्टम में हम क्या रखेंगे? गैस, और आसपास क्या होगा? उसका सराउंडिंग। समझ में आया? सिस्टम क्या होगा? यस सर। बेसिकली एक कंटेनर टाइप कोई सिस्टम होगा जिसके अंदर हम गैस को हीट वगैरह एक्सचेंज करवाएंगे। उसकी वजह से जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज आएगा उसको स्टडी करेंगे। समझ में आया? सो बेसिकली सिस्टम क्या होता है और टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है वो हमें देखना है। सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन इज isolated system. Isolated system, as name suggest, isolated मतलब क्या है? ये सराउंडिंग से कंप्लीटली आइसोलेटेड है। मतलब ना तो हीट ट्रांसफर हो सकती सिस्टम से, जैसे एक सिस्टम है, तो इसकी जो वॉल्स है वो एडियाबेटिक वॉल्स है। इसकी वॉल्स कैसी हैं? एडियाबेटिक वॉल्स। मैंने आपको बताया था ना एडियाबेटिक वॉल्स क्या होती है, जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। नहीं हो समझ में आया? इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है। सो इस और आसपास के सिस्टम के बाहर क्या है? सराउंडिंग है। समझ में आया? सो ना तो सराउंडिंग से इसमें हीट जा सकती है, ना इसमें से बाहर हीट निकल सकती है। ना तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है, ना मास का। मास का मतलब ये गैस के पार्टिकल्स बाहर नहीं आ सकते, ना बाहर सराउंडिंग के पार्टिकल्स अंदर जा सकते। समझ में आया क्या? ऐसे सिस्टम को जिसमें ना तो हीट का ट्रांसफर हो पाता है, ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या? नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास विद सराउंडिंग। नो एक्सचेंज ऑफ heat and mass with surrounding। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, इसमें क्या डिफरेंस है?
क्लोज सिस्टम की जो वॉल्स होंगी वो कंडक्टिंग होंगी। कैसी होंगी? कंडक्टिंग बोल दो या डाइथर्मिक बोल दो। मैंने आपको बताया था इनका मीनिंग क्या होता है। मतलब मान लो अगर अंदर का गैस का टेम्परेचर T1 है, बाहर का T2 है, और मान लो इनकेस T1 बड़ा है T2 से, तो अंदर से हीट बाहर जा सकती है। समझ में आया क्या? ये कंडक्टिंग वॉल्स है, इनके थ्रू हीट कंडक्ट होके बाहर निकल जाएंगी। और अगर मान लो अंदर का टेम्परेचर कम होता, बाहर का ज्यादा होता, T2 ग्रेटर देन T1 होता, तो बाहर से अंदर हीट थ्रू दिस कंडक्टिंग वॉल्स अंदर चली जाती। और कब तक जाती? जब तक सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाता। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। तो यस सर। क्लोज सिस्टम में हीट का ट्रांसफर तो हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हीट का हो सकता है ना, हो क्योंकि ये सकता है सर। कंडक्टिंग वॉल है या डाइथर्मिक यस वॉल है। सर। इन वॉल्स के थ्रू हीट हर पार निकल सकती है। समझ में आया? बट अभी भी मास ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है। क्या है, गैस के पार्टिकल इससे बाहर निकल सकते हैं, इनके पास जो हीट है वो बाहर जा सकती है, बट ये खुद नहीं जा सकते। समझ में आया? क्योंकि ये यस सर। सिस्टम क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होता है, बट मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता। समझ में आया? ऐसे यस सर। सिस्टम में जिसमें हीट कैन एक्सचेंज बट मास कैन नॉट, इस सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। आया समझ में? यस सर। देन थर्ड, ओपन सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। सो बेसिकली ये कहीं से ओपन रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें से तो हीट भी जा सकती है और ये मास भी जा सकता है या आ सकता है इसके अंदर। ये पूरा ओपन है कि नहीं है? यस यस सर। सर। हीट एंड मास बोथ कैन ट्रांसफर, हीट एंड मास बोथ कैन एक्सचेंज। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ओपन सो सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना हीट का ट्रांसफर हो सकता है ना मास का। क्लोज सिस्टम में हीट का हो सकता है बट मास का नहीं हो सकता। इसमें दोनों का हो सकता है। समझ में आया? टाइप्स ऑफ सिस्टम लिखो। Now, next topic is zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics, ये लॉ क्या बोलता है? देखो यहाँ पे एक मैं सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें 3 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इसमें एक गैस भरी हुई, इसमें कोई दूसरी गैस है अलग टेम्परेचर का, और इसमें भी कोई गैस है जिसका टेम्परेचर अलग है। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसमें 3 सिस्टम है, ए बी और सी। इस सिस्टम का टेम्परेचर है मान लो टी ए, इसका है टी बी और इसका है टी सी। ये वाली वॉल्स कौन सी सारी? एडियाबेटिक वॉल्स। ये और ये कौन सी वॉल्स है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक वॉल्स है। ये वाली जो वॉल है ये कंडक्टिंग है या डाइथर्मिक वॉल। ठीक है, अब देखो मान लो टी ए, तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। टी ए और टी सी का अलग अलग है, टी बी और टी सी का अलग अलग है, और टी ए और टी बी का भी अलग अलग है। क्या टी ए और टी सी का हमेशा अलग रहेगा या थोड़ी देर बाद सेम हो जाएगा? थोड़ी देर बाद सेम होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ हीट जा सकती है। अगर टी ए बढ़ा है तो ऐसे हीट जाएगी, और अगर टी सी बढ़ा है तो ऐसे हीट जाएगी। समझ में आया?
तो TA TC इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस होगा सर। सर। यस सर। क्या TB और TC भी थोड़ी देर बाद इक्वल हो जाएगा? क्योंकि Yes, बीच में sir. कंडक्टिंग Yes. और डायथर्मिक वॉल है ना, कंडक्टिंग। समझ में आया क्या? हाँ, ये वाली वॉल्स सारी एडियाबेटिक है, मतलब बाहर सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इन दोनों में भी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, इन दोनों में भी, इन दोनों में हो सकता है और इन दोनों में हो सकता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो TA इक्वल टू TC हो जाएगा, TB इक्वल टू भी TC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इसका मतलब TA इक्वल टू TB भी हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। ये जीरो लॉ बोलता है Yes, कि दो सिस्टम सेपरेटली अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, जैसे एक ही सिस्टम इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये वाला सिस्टम भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया क्या? टू सिस्टम्स आर Yes. सेपरेटली इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम। तो वो सिस्टम, वो दोनों सिस्टम भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? थर्मली इक्विलिब्रियम में होते हैं, चाहे उनके बीच में एडियाबेटिक वॉल्स हो। समझ में आया क्या? यस सर। yes, sir. आया समझ में? चाहे उनके बीच में एडियाबेटिक वॉल्स हो, चाहे तो इसको थोड़ा सा इससे बना देते हैं। उनके बीच में चाहे कौन सी वॉल्स हो, एडियाबेटिक वॉल्स हो, मतलब इनके बीच में डायरेक्टली तो कोई हीट आ जा नहीं सकती, बट ये सिस्टम इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो ही जाएंगे। सिंपल लॉ है एकदम। समझ में आया क्या? थ्योरेटिकल लॉ है, इस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनता नहीं, डायरेक्ट आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। आया समझ में? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इफ द टू systems फॉर एग्जांपल इस केस में हमने लिया A and B आर सेपरेटली इन thermal equilibrium with a third system, for example given above C। ठीक है, उसके साथ ये दोनों सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देन द सिस्टम्स, कौन से वाले सिस्टम्स? कौन से वाले? A and B, ठीक है, आर ऑल्सो इन thermal equilibrium with each other। thermal equilibrium with each other। समझ में आया? This is zeroth law of thermodynamics। Now next is first law of thermodynamics। First law of thermodynamics is basically energy conservation ही है। एनर्जी कंजर्वेशन सबको पता है ना? यस सर। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक सिस्टम लिया, ठीक है, ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, और मान लो इधर से मैंने इस पिस्टन के साथ एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है। किसको कनेक्ट किया हुआ है? स्प्रिंग को। और इधर से हीट सप्लाई करने के लिए मैंने हीटर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? दिस इज ए हीटर। ये हीट जनरेट करेगा, हीट देगा इस सिस्टम को। डायरेक्ट इसके अंदर ही मैंने हीट सप्लाई करने के लिए हीटर लगा दिया। समझ में आया क्या? ये जो वॉल्स sir. है ये सारी एडियाबेटिक है, पिस्टन की भी और आसपास की सारी वॉल्स क्या है? एडियाबेटिक है। और ये पिस्टन है विच इज मूवेबल, ये मूवेबल पिस्टन है।
अगर इसको फोर्स लगाओ तो ये मूव हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक पूरी इसकी कहानी समझ में आई, क्या क्या मैंने बोला है? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हीट आएगी, मान लो धीरे धीरे बहुत हीट सप्लाई कर रहा है, मान लो इसने डी क्यू हीट सप्लाई की, कितनी? क्यू इज हीट, है ना? यस सर। सो ये एनर्जी इज गिवन बाय दिस हीटर टू दिस सिस्टम जिसमें गैस है ना? अब ये हीट कहाँ जा रही है, या हीट, इसके हीट देने से यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमें देखना है। हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये सिस्टम Yes, जो है sir. ये एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी गेन करने के बाद इसका क्या होगा? देखो सबसे पहले अगर आपके मन में कोई बात आई होगी अभी तक, तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ेगा, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। वैसे भी यहाँ एडियाबेटिक लिखा हुआ है। अगर ये कंडक्टिंग वॉल लिखा होता, क्या लिखा होता? कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग। तो फिर आप जो हीट देते वो बाहर रिलीज होती, तो फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ता इसका। समझ में आया क्या? आया सोच में? Yes, sir. अगर आप धीरे धीरे हीट देते तो धीरे धीरे हीट भी बाहर निकलती जाती। आया सोच में? बट ये कौन Yes, सी sir. वॉल है? एडियाबेटिक वॉल है, पिस्टन की भी, और ये सारी वॉल क्या एडियाबेटिक, तो बाहर हीट नहीं जा सकती, इसके अंदर ही रहेगी हीट। आया सोच में? यस तो सर। टेम्परेचर बढ़ेगा। ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, या मैं लिख दूंगा, ठीक है, डी क्यू, इससे फर्स्ट टेम्परेचर राइज होगा। समझ में आया क्या? किसका? सिस्टम का, गैस का। है समझ में? टेम्परेचर राइज होने से आपको नेक्स्ट बात क्या मन में आनी चाहिए कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर राइज होने से एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट करो। किस फॉर्म में होती है एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो टेम्परेचर राइज होने से सेकंड चीज क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इस गैस की। होगी कि नहीं होगी? या फिर हम बोल सकते हैं VRMS इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अरे VRMS की क्या फॉर्मूला क्या आया था? √3RT/m। याद आया? हाँ। या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या फॉर्मूला आया था? हाफ मास ऑफ गैस इनटू VRMS का होल स्क्वायर। याद आया? सर सो 3/2 वाला फॉर्मूला था। क्या 3/2? 3/2 रो VRMS²। 3/2 PV था वो, या 3/2 NRT था। मिक्स मत करो सारे फॉर्मूले, बाकी सब भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको VRMS क्यों इंपॉर्टेंट है बताया था ना, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ये फॉर्मूला भी तो डिराइव करके बताया था। हाँ हाँ सर, याद आया। ठीक है। सो कुल मिला के हीट सप्लाई करने से, अरे हीट किस में जा रही है? हीट एक एनर्जी, तो किसी एनर्जी की फॉर्म में जा रही होगी ना। समझ में आया? यस सर। तो कौन सी एनर्जी की फॉर्म में जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी। इंटरेक्शन तो कुछ होता नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी की तो बात होगी नहीं यहाँ पे। तो किस फॉर्म में जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आया क्या? यस सर। किसकी? गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो। कुल मिला के टेम्परेचर इंक्रीज होगा, VRMS इंक्रीज होगा। समझ में आया? Yes, सारे sir. फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, वरना आगे आपको प्रॉब्लम आएगी फिर। ठीक है। सो टेम्परेचर राइज होगा, काइनेटिक एनर्जी, VRMS, ये सब राइज होगा। मुझे बताओ इसके अंदर जो प्रेशर है गैस का, उसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस क्या फॉर्मूला था? 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। याद आया क्या? हाँ यस सर। Yes, sir. अरे डेरिवेशन क्या था ना इसका, यहीं से तो पूरे फॉर्मूला आए थे फिर बाद में। हाँ सर। यस। सो VRMS बढ़ेगा तो प्रेशर ऑफ गैस भी बढ़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है? हीट सप्लाई करने से। समझ में आया क्या? यस सर।
अब अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, मान लो बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर क्या है, गैस का प्रेशर है। तो पहले जब कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे थे, हमने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस रखी हुई थी, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम था, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल था, तो पिस्टन रेस्ट पर था। समझ में आया क्या? हाँ, एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट तुम्हें वो इक्वेशन ही बता देता हूँ, ये समझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डायरेक्ट ये याद रखो, लिखो, चलो हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डी क्यू क्या है? हीट सप्लाइड। डी क्यू है हीट सप्लाइड। डी यू क्या है? इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। डी डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय गैस। ये गैस ने क्यों वर्क डन किया? क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ गया। लिखो, ये पिस्टन मूव होगा इधर, ठीक है, तो गैस वर्क करेगी। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो लोग सो रहे हैं वो सोते रहो, पढ़ना तो है नहीं तुम्हें कुछ भी, जबरदस्ती क्लास में ज्वाइन किया हुआ है, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। लिख लिया सबने? 1 मिनट। यस हाँ सर, लिख लिया। सो प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज क्यों हुआ? व्हाई प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज्ड? सर क्योंकि वो उसमें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बड़ी गैस की, और फिर उन्होंने और ज्यादा प्रेशर लगाया पिस्टन पे। सिंपल बोल दो ना, वीआरएमएस इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर बढ़ने से वीआरएमएस बढ़ा, वीआरएमएस से गैस का प्रेशर बढ़ा, तो अंदर प्रेशर हो सर। जाएगा, तो इस पिस्टन पर इधर से फोर्स लगेगा, लग तो इधर से भी रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, बट अंदर वाला ज्यादा लगेगा क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है। समझ में आया क्या? तो ये पिस्टन इधर मूव करेगा, पिस्टन इधर मूव करेगा ना, यस सर। यस सर तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। चौथी चीज क्या होगी? स्प्रिंग कंप्रेस होगी, होगी कि नहीं होगी? मींस इट इज वर्क डन बाय गैस। यस सर। स्प्रिंग को किसने कंप्रेस किया? पिस्टन ने। पिस्टन पे किसने फोर्स लगाया? गैस ने। तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस किसने किया? गैस ने। समझ में आया क्या? गैस के अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हुई है। यस सर। तो गैस ने वर्क तभी किया ना जब इसको हीटर ने हीट सप्लाई किया। समझ में आया? यस सर। यस सर तो मान लो Yes, डीडब्ल्यू वर्क किया, तो ये डीडब्ल्यू वर्क कहाँ से आया? ये एनर्जी कहाँ से आई? इसके पास एनर्जी क्रिएट हो गई क्या अपने आप? हाँ, हमने सप्लाई की ना, सर। ये हमने एनर्जी सप्लाई की, उसमें से कुछ पार्ट तो इसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आया क्या? इसकी मान लो Yes, sir. पहले इंटरनल एनर्जी थी मान लो 100 जूल, अब हो गई 110 जूल। समझ में आया? मान लो आपने 100 जूल की एनर्जी सप्लाई की, डी क्यू आपने कितनी की? 100 जूल की, तो उसमें से 30 जूल तो मान लो इंटरनल एनर्जी में चली गई और बाकी 70 जूल वर्क डन हो गया। समझ में आया क्या? Yes, sir. दो चीज हुई ना यहाँ पे। मान लो पिस्टन फिक्स होता, ये पिस्टन फिक्स्ड होता, तो पिस्टन मूव ही नहीं करता, अंदर कितना भी प्रेशर हो जाता, पिस्टन मूव करता क्या? No, sir. नो सर। नहीं। तो स्प्रिंग में एनर्जी आती क्या? No. नो तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाता? जीरो। समझ में आया? अगर Yes, पिस्टन sir. मूव ही नहीं कर रहा है तो गैस कोई वर्क कर ही नहीं रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, कोई एनर्जी का स्टोर हो ही नहीं रहा है, गैस ने कोई वर्क किया ही नहीं। इसलिए तो मैंने अब स्प्रिंग लगा के आपको समझाया कि वर्क कैसे किया गैस ने। आया समझ में? हाँ सर यस सर। जब तक पिस्टन मूव नहीं होगा, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगी, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगी तो गैस का कोई वर्क डन नहीं होगा। और अगर पिस्टन फिक्स्ड है तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी नहीं कभी भी, तो डीडब्ल्यू जीरो हो जाएगा उस केस में। तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होगी?
हमने पढ़ा था ना इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nRT। समझ में आया? याद आया फॉर्मूला? तो हीट Yes, सप्लाई sir. करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आया सोच में? Yes, sir. और अगर पिस्टन मूवेबल है तो कुछ इंटरनल एनर्जी पे बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने से, और बाकी वर्क डन भी होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. So what is dq? Heat supplied. What is du? Change in internal energy. Change in internal energy. Basically होती है काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? Yes, sir. Because of change in temperature। ये किसकी वजह से होती है? चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है आप हीट निकालो सिस्टम से तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो। अभी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया? सो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम के लिए, वो दो पार्ट में जा रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी में जा रही है और एक वर्क डन हो रहा है उस गैस का। DW क्या है? वर्क डन बाई गैस। तो क्या मैम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आपने हीट सप्लाई की, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आया? अभी तो मैंने थोड़ी सी हीट सप्लाई की थी तो उससे थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई थी प्लस थोड़ा सा वर्क डन हुआ था। समझ में आया? Yes, sir. फाइनल एनर्जी sir. कंजर्वेशन हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि जो भी आप इस हीट सप्लाई करते हो तो उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, प्लस अगर वो सिस्टम एबल है वर्क करने के लिए। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर वो एक्सटर्नल वर्क करने के लिए अगर वो सिस्टम के पास ऐसी कंडीशंस हैं तो वो वर्क भी करेगा। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब ये डेल्टा यू क्या होता है? F/2 nR डेल्टा टी। F/2 nR डेल्टा टी। समझ में आया? जैसे U इनिशियल है, F/2 nR T इनिशियल, और फाइनल हो गया मान लो F/2 nR T फाइनल। तो डेल्टा U क्या होगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो F/2 nR कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डेल्टा टी तो बोलेंगे। Delta T. समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो ये जो डेल्टा यू है ये तो सिंपल, अगर आपको एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर जो गैस भरी हुई, मान लो मोनोटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। मैंने सबका बताया था, आपको ध्यान है? Yes, sir. सो उसकी जगह यहाँ 3 लिख देंगे, डायटोमिक है तो 5 लिख देंगे। समझ में आया? Yes, sir. जैसे हीलियम तो 3 लिख देंगे, हाइड्रोजन है तो 5 लिख देंगे। आया समझ में? नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा आपको, जैसे 2 मोल ऑफ गैस है तो n की जगह 2 लिख देंगे। आया समझ में? R तो पता ही है आपको। और डेल्टा टी क्या है? आपको चेंज इन टेम्परेचर गिवन होगा, आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। समझ में आया? एडियाबेटिक वॉल से तो चेंज इन टेम्परेचर लिख दो तो आप डेल्टा यू मिल जाएगा ऐसे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वर्क डन बाय गैस कैसे निकालते हैं? अभी नेक्स्ट टॉपिक हम वही पढ़ने वाले हैं। तो वर्क डन बाय गैस निकालना सीख जाएंगे, डेल्टा यू निकालना सीख चुके हैं, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो बता देंगे कि कितनी हीट सप्लाई की। समझ में आया क्या? Yes. यस Yes, sir. है ना? अब देखो बेसिकली बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है इसमें। हो सकता है प्रेशर कांस्टेंट रहे, हो सकता है टेम्परेचर भी कांस्टेंट रह सकता है अगर ये कंडक्टिंग वॉल है, हो सकता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहे अगर पिस्टन फिक्स्ड है। तो अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है। हमने पढ़ा था आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। समझ में आया? हाँ। Yes, sir. सो कोई से भी टाइप की प्रोसेस हो, डेल्टा यू तो प्रोसेस पे डिपेंड करता ही नहीं, इसका तो तरीका यही है निकालने का। समझ में आया? बट वर्क डन बाय गैस हर प्रोसेस में अलग अलग हो सकता है। डेल्टा यू निकालना इजी है, वर्क डन बाय गैस निकालने के लिए फिर भी आपको अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से मैं अलग अलग निकालना बताऊंगा, बट सारी प्रोसेस में डेल्टा यू ऐसे ही निकालेंगे, F/2 nR डेल्टा टी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, अगर डेल्टा टी 0 है तो इसका तो फॉर्मूला फिक्स है, सारी प्रोसेस में इसका फॉर्मूला फिक्स है, बट इसका चेंज होता रहेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir.
सो इसके Yes, बारे sir. में लिख देता हूं मैं। ये जो है इट डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रोसेस, ये ओनली डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर। इस पे डिपेंड करता है Change in डेल्टा temperature. इन टेम्परेचर। जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, मान लो दोनों हो रहा है। अगर हम हीट निकाल लेंगे तो डिक्रीज आएगा। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nR ΔT। ये कोई प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है जैसे आइसोकैरिक है, आइसोबारिक है। इसका फॉर्मूला ये तो सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर ΔT पे डिपेंड करता है। समझ में आया? सो इट इज Yes, इजी। sir. इसको निकालने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. बट ये वर्क डन बाय जो गैस है, दिस ये प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस लाइक आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, समझ में आया, एडियाबेटिक एटसेट्रा। सो इन सब से की प्रोसेस में कैसे निकालते हैं वर्क डन बाय गैस, वो हमें स्टडी करना है, वो हमें आगे पढ़ना है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं वो दो पार्ट में चला जाता है। एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, F/2 nR ΔT। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। Degree of इसका freedom. डेरिवेशन हमने देखा था, ये फॉर्मूला याद है ना कैसे आया था? ठीक है। देन कुछ एनर्जी अगर पिस्टन मूवेबल है तो वर्क डन की फॉर्म में, वर्क डन बाय गैस की फॉर्म में चली जाती है। समझ में आया? मतलब मान लो आपने यहाँ पे एनर्जी दी, आपने 100 जूल की एनर्जी दी और आपने देखा स्प्रिंग के अंदर 30 जूल इसमें आ गई। तो ये 30 जूल कहाँ से आई, इस 100 में से ही तो आई होगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने देखा 100 जूल एनर्जी देने पर स्प्रिंग में 30 जूल आ गई, बाकी 70 जूल इसमें चली गई होगी गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी में। तो गैस ने 70 जूल तो खुद रख ली 100 में से और 30 जूल स्प्रिंग को दे दी, मतलब इसने वर्क कर लिया। समझ में आया क्या? Yes, sir. वर्क क्या होता Yes, है, sir. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये यहाँ से, ये भी खुद की एनर्जी थोड़ा ना लगा रही है गैस, ये यहाँ से एनर्जी ले रही है और कुछ अपने पास रख रही है और कुछ स्प्रिंग को दे रही है। समझ में आया क्या? Yes, आया sir. समझ में? सो दो पार्ट में जा रहा है ना, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक वर्क डन बाय गैस। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं अपन एक बार, फिर तुम लिखना बाद में। सो इट इज बेसिकली, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। So if some amount of heat is supplied to a system capable of doing external work, capable of doing external work, जैसे कि ये सिस्टम, क्या ये कैपेबल है एक्सटर्नल वर्क करने के लिए? ये वाला सिस्टम है ना। अगर आप इसको एनर्जी दो तो ये पिस्टन को कंप्रेस कर सकता है, मतलब ये वर्क कर सकता है। समझ में आया क्या? स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकता है। सो दिस इज सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सटर्नल वर्क। ठीक है। देन हीट एब्जॉर्ब by the system is equal to
बोलो किसका सम होगा? इक्वल टू द सम ऑफ किस किस का सम था? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो Internal energy और इंटरनल work एनर्जी done. इंक्रीज होगी और कुछ ये वर्क डन करेगा। समझ में आया? सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी and external work done by the system. समझ में आया? Yes, sir. This is first law of thermodynamics. लिखो इसको। नाउ हमने क्या देखा कि जो वर्क डन बाय गैस है ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है, डेल्टा यू प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, ये ओनली चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो इट इज इजी। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर गिवन है तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर। वर्क डन बाय गैस Yes, कैसे sir. निकालेंगे वो देखते हैं। ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन बाय गैस। और अगर आपने दोनों निकाल लिया तो आप नेट हीट सप्लाइड वो भी निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो इसके लिए अगेन मैंने एक सिस्टम लिया है। ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। इसके अंदर अगेन ये हीटर लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, ये गैस भरी हुई। अब हीट लगाने से अंदर का थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन इधर मूव हो जाएगा क्योंकि बाहर का प्रेशर तो फिक्स है, कम हो जाएगा बाहर का। समझ में आया? सो मान लो ये इनिशियल पोजीशन है पिस्टन और फाइनल मान लो ये यहाँ आ गया। dx डिस्प्लेस हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा सा है। समझ में आया क्या? Yes, कितना sir. डिस्प्लेसमेंट है ये पिस्टन का? dx, क्योंकि गैस ने यहाँ पे ऐसे प्रेशर की वजह से फोर्स लगाया होगा। समझ में आया? सो प्रेशर की वजह से फोर्स कितना होता है? प्रेशर इनटू एरिया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मैं प्रेशर ऑफ गैस को कांस्टेंट अज्यूम कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना? यस सर। सो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको भी कांस्टेंट अज्यूम कर सकता हूँ छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता बहुत तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हो सकता है प्रेशर कम हो जाता। समझ में आया क्या? बट छोटे से डिस्प्लेसमेंट में तो प्रेशर को मैं कांस्टेंट अज्यूम कर सकता हूँ ना, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट छोटा सा लिया है। समझ में आया? सो इसका वर्क डन निकालते हैं, छोटा सा वर्क डन dw, वो क्या बोलूंगा मैं? F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को कांस्टेंट माना है इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आया? फोर्स कितना लग रहा होगा? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया ऑफ पिस्टन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये जो पिस्टन है मान लो सर्कुलर पिस्टन है तो इसका एरिया A है, तो पूरे एरिया पर लग रहा है फोर्स। तो कितना लग रहा होगा? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, इतना फोर्स लग रहा है। समझ में आया? इनटू dx। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एरिया इनटू dx करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन वॉल्यूम आएगा, dv। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. सो dw इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रेशर ऑफ गैस इनटू dv। ये तो छोटा सा वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है। और अगर आपको पूरा वर्क डन निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा। dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w वो क्या आएगा? प्रेशर ऑफ गैस इनटू dv। समझ में आया? ये फॉर्मूला है।
ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में तो कंटिन्यूअसली प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है कि नहीं रहता? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पर कांस्टेंट रह जाएगा, है ना। सो मान लो हमने वॉल्यूम कर दिया V इनिशियल से V फाइनल, तो वर्क डन बाय गैस क्या आएगा इस प्रोसेस में? प्रेशर ऑफ गैस तो कांस्टेंट हो जाएगा, dV का इंटीग्रेशन होगा, V लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल। समझ में आया क्या? यस सर। और अगर कोई और प्रोसेस होती जिसमें प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं रहता, तो फिर ये आंसर आता क्या? नो सर। नहीं, इसलिए प्रोसेस पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? अगर प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर अलग आएगा। आया सोच में? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो प्रोसेस के हिसाब से वर्क डन बाय गैस निकालेंगे। समझ में आया क्या? अब इंडिविजुअल बाद में, अभी तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, कोई भी प्रोसेस हो फॉर्मूला तो ये लगेगा। समझ में आया? यस सर। यस फिर सर। सारी प्रोसेस, हर अलग अलग प्रोसेस में हम ये फॉर्मूला निकाल के फिर वर्क डन बाय गैस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ये लिखो, देन क्वेश्चन करते हैं। अंदर और बाहर दोनों प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक के इक्वल है। ये एडियाबेटिक वॉल्स है। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं हीटर के थ्रू, स्लोली कैसे सप्लाई कर रहे हैं? स्लोली एकदम धीरे धीरे, स्लोली ठीक है। इसमें 5 मोल ऑफ गैस है एट 400 केल्विन। कितने केल्विन पर है? 400। और ये गैस है मोनोएटॉमिक। या तो आपको बोल दिया जाएगा ये वाली गैस है, जैसे हीलियम गैस है, तो आप देख के समझ जाओगे कि मोनोएटॉमिक। समझ में आया? या फिर आपको लिख दिया जाएगा मोनोएटॉमिक गैस है। आया समझ में? एंड दिस इज ए मूवेबल पिस्टन। ये पूरा सिस्टम का आपको गिवन है इंफॉर्मेशन। पिस्टन मूवेबल है, हीटर हीट सप्लाई कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है। अंदर बाहर अभी इनिशियली प्रेशर सेम रहेगा, ये भी गिवन है। एडियाबेटिक वॉल से अब हमसे बोला कि फाइंड वर्क डन बाय गैस if temperature becomes 500 केल्विन। 400 से कितना हो गया? 500 केल्विन। तो क्या बताना है? वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस बताना है। तो जब भी हमें वर्क डन बाय गैस बताना होता है तो फॉर्मूला तो ये लगता है, इंटीग्रेशन प्रेशर ऑफ गैस इनटू dV। समझ में आया क्या? बट ये कौन सी प्रोसेस है वो हमें पता करनी पड़ती है। ये कौन सी प्रोसेस है हमें पता करनी पड़ती है। समझ में आया क्या? यस उसके सर। बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। सो सोचो और बताओ कौन सी प्रोसेस है। चलो मैं बताता हूँ। देखो ये हीट बहुत धीरे धीरे दे रहा है। स्लोली देने में और सडनली देने में क्या अंतर है? देखो मूवेबल पिस्टन है ना, अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे दोगे ना तो इसका जैसे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, जैसे मान लो पी नोट है, भी पी नोट से मान लो पी नोट प्लस 0.0000001 हो गया मान लो, तो ये पिस्टन थोड़ा सा इधर मूव हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. और जैसे पिस्टन थोड़ा सा इधर मूव हो जाएगा तो फिर से ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो था ये चला जाएगा और फिर से प्रेशर क्या हो जाएगा? पी नोट हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो धीरे धीरे आप हीट दोगे तो आप प्रेशर नहीं बढ़ा पाओगे अंदर गैस का। बढ़ पाएगा कि एकदम धीरे धीरे हीट दोगे तो?
नो सर। सर प्रेशर पी नॉट कैसे हो गया वापस? क्या बोल रहे हो? प्रेशर वापस से पी नॉट कैसे हो गया? क्योंकि जैसे ही पिस्टन आगे खिसका, गैस को फिर से जगह मिल गई, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेशर अंदर का बढ़ा, इसने थोड़ी सी जगह, पिस्टन आगे खिसक गया। समझ में आया? तो जैसे ही थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा, हल्का सा वापस से उसी के इक्वल आ जाएगा, फिर से वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा प्रेशर दोनों का। समझ में आया? फिर से आप थोड़ी सी हीट दोगे, फिर थोड़ा सा पिस्टन खिसक जाएगा। धीरे धीरे दे रहा हूँ ना आप। समझ में आया क्या? आया यस समझ में? सर। यस सर। सडनली आपने हीट दी बहुत सारी, तो पिस्टन तो तब खिसकेगा ना जब प्रेशर बढ़ा होगा। तो सडनली हीट देने से अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और पिस्टन बहुत फास्ट खिसकेगा, बहुत फास्ट मूव करेगा। समझ में आया क्या? उस केस में प्रेशर बढ़ा है इसके अंदर का, अगर आप सडनली हिट दोगे तो, बट धीरे धीरे दोगे तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? हीट इज गिवन स्लोली स्लोली, so pressure of gas will not increase. Will not increase. So कौन सी प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। समझ में आया? सो प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? डीवी। आया समझ में? कितना है इसका प्रेशर कांस्टेंट है? पी नॉट है ना, तो इसकी जगह पी नॉट लिख दो, ये तो बाहर आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है तो। समझ में आया क्या? यस हाँ? सर। और डीवी का इंटीग्रेशन होगा वी, वी और लिमिट लगेगी वी इनिशियल से वी फाइनल। समझ में आया? यहाँ पे किसकी लिमिट लगेगी इंटीग्रेशन में? वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, इनिशियल वॉल्यूम Yes, इतना sir. है, फिर मान लो पिस्टन यहाँ तक आ गया तो फाइनल वॉल्यूम इतना हो जाएगा। समझ में आया? इनिशियल Yes, गैस का sir. वॉल्यूम इतना है, वी 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 इनिशियल, फिर पिस्टन मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना हम, 400 से 500 करने तक पिस्टन मान लो यहाँ से यहाँ तक खिसक गया, तो वॉल्यूम इतना हो गया मान लो वी फाइनल। आइसोबारिक प्रोसेस है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आया सोच में? पीवी इज इक्वल टू yes, एनआरटी, sir. तो V इज इक्वल टू एनआर बाई पी इंटू टी। ये तो कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हीट देके आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ना है ही। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? V इनिशियल से V फाइनल, तो P नॉट इंटू क्या आएगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल। समझ में आया? Yes, sir. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? P नॉट V फाइनल माइनस P नॉट V इनिशियल। ठीक है? PV क्या होता है? एनआरटी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? एनआरटी होता है ना। तो इसकी जगह क्या Yes, लिखूंगा? sir. N इंटू आर इंटू टी फाइनल। समझ में आया? और इसकी जगह क्या लिखूंगा? N NRT इंटू आर initial. इंटू टी इनिशियल। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एनआर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टेम्परेचर की टर्म्स में लेके आ गए हम। अब वैल्यू पुट कर दो। N कितना है? 5। R की वैल्यू कितनी होती है जूल में? 8.314। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। टी फाइनल कितना है? 500 माइनस टी इनिशियल कितना है? 400 Kelvin. ये आंसर आ जाएगा जूल में। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस। हमसे पूछा जाता है, मान लो इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑल्सो फाइंड हीट सप्लाइड, कितना हीट सप्लाई हुआ? ऑल्सो फाइंड हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा यू प्लस Delta U वर्क डन plus बाई W. गैस। वर्क डन बाई गैस तो निकाल ही लिया। डेल्टा यू कैसे निकालते हैं? ये बहुत इजी होता है, F बाई 2 एन F आर by 2 डेल्टा NR टी। delta T. समझ में आया? F कितना है मोनोटोमिक का? 3 बाई 2 3। N कितना है? 5। R वही है 8.314। डेल्टा टी कितना आएगा? वही 100 आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. 500 माइनस 400, तो ये आ गया। दोनों को ऐड कर दोगे तो Q आ जाएगा। आया सोच में? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है जो किसी ने जवाब नहीं दिया। बच्चे कभी कभी बोलते थे सर ये एडियाबेटिक, मैं शुरू में पूछा था आपसे कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो बच्चे बोलते हैं सर एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है।
अभी किसी ने जवाब दिया नहीं क्योंकि कोई ने सोचा ही नहीं। ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं हो रही है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर कि जो उसमें तो सिस्टम आइसोलेटेड रहता है पूरा। हाँ, मतलब ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ये डाउट पहले से क्लियर हो सकता है बाद में डाउट आ जाए, इसलिए वो क्लियर करते हैं। एडियाबेटिक वॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब एडियाबेटिक वॉल्स है ये क्या लिखा हुआ है, एडियाबेटिक वॉल्स। इसका मतलब है कि इनसे आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो ना वो बाहर नहीं निकलेगी। समझ में आया क्या? बस इतना मतलब है। एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का और मास का तो वैसे ही नहीं हो रहा है, हीट का और मास का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो सकता है। किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के सिस्टम और बीच में। सराउंडिंग। तो यहाँ तो हो रहा है ना, हीट सप्लाई की है ना हमने इतनी हाँ इतनी सर। डेल्टा यू प्लस, इसलिए एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है। मैं जब आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां पे कोई हीटर वीटर नहीं होगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। वहां पे कोई ये क्यू जीरो होगा उस केस में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ा ना स्टेटमेंट, उसमें क्यू जीरो हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। आया समझ में? मतलब यस सर। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट और मास का एक्सचेंज नहीं होता है, वैसी प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस, एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सकता है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। फिर से सुनो, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता बट एनर्जी का हो सकता है। एनर्जी का कैसे होगा? बाई वर्क डन। वर्क डन बाई गैस तो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। समझ में आया क्या? उसको आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है? यस सर। लिखो। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार ये फिक्स्ड है, पिस्टन क्या है? फिक्स्ड पी, फिक्स्ड है, मूव नहीं हो सकता है। ये जो पिस्टन है ये अपनी जगह पर ही रहेगा। समझ में आया? हमसे वही पूछा है, फाइंड वर्क डन बाय गैस इफ टेम्परेचर बिकम्स 500 केल्विन। फॉर्मूला वही है वर्क डन बाय गैस का। क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी। बट ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो सोचो ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो ध्यान से, है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अरे पिस्टन मूव करेगा ही नहीं तो जो गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? जो इसका जो गैस का वॉल्यूम है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम या कंटेनर। समझ में आया? वो फिक्स रहेगा ना। अगर पिस्टन मूव नहीं करेगा तो आप कितनी भी हीट सप्लाई करो, पिस्टन मूव नहीं करेगा, मतलब कोई वर्क नहीं करेगा। समझ में आया क्या? यस सर। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन डीवी जीरो होगा, तो वर्क डन बाय गैस जिसका फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ गैस इंटीग्रेशन पी गैस इनटू डीवी, ये जीरो हो जाएगा ना फिर तो। यस सर। प्रोसेस पे डिपेंड करता है, जीरो भी आंसर आ सकता है। समझ में आया क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस हमेशा जीरो होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। अब हमसे पूछा, सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, पिस्टन मूव भी नहीं कर रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो भी वर्क डन, मतलब इसका मतलब जीरो ही तो होगा। वही तो बोला है ना, वही तो बोला है, पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है तो वर्क कैसे? हमने प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बोला, ऐसा डायरेक्टली बोल सकते तो हैं क्या? प्रोसेस के डायरेक्टली एक ही तो बात है, आप ऐसे बोलो या वैसे बोलो। पिस्टन मूव नहीं कर रहा है मतलब वर्क नहीं कर रहा है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक ही तो बात हुई। समझ में आया? यस सर। वर्क डन जीरो है कैसे भी बोलो आप। समझ में आया? फॉर्मूला वाइज बोलोगे तो डीवी जीरो है तो वर्क डन जीरो है। कंसेप्ट वाइज बोलोगे पिस्टन मूव नहीं कर रहा है तो वर्क डन नहीं कर रहा है। समझ में आया? यस सर।
देन मैंने पूछा ऑल्सो फाइंड हीट सप्लाइड, तो वर्क डन बाय गैस तो जीरो ही है। सो जो भी हीट सप्लाई होगी वो इक्वल टू डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगी। डेल्टा यू क्या होता है, F/2 NR डेल्टा टी। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक है, तो 3/2 इंटू एन कितना है 5 इंटू आर कितना है 8.314 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 500 माइनस 400। समझ में आया? ये आंसर आएगा। अब मुझे बताओ दोनों में हीट सप्लाइड सेम आंसर आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? किसमें अलग ज्यादा आ रहा है, किसमें कम आ रहा है? जिसमें वर्क डन है उसमें ज्यादा है। हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस में हीट सप्लाई ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसमें वर्क भी करना पड़ रहा है गैस को। काम आपको, ये हीटर हमने इसलिए लगाया कि टेम्परेचर 500 केल्विन हो जाए। समझ में आया? बट इस प्रोसेस में हीट सप्लाई ज्यादा करनी पड़ रही है और इसमें कम करनी पड़ रही है। समझ में आया? यस सर। तो हीट Yes, sir. सप्लाई ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। क्यों क्यों प्रोसेस पे डिपेंड करता है? क्योंकि वर्क डन बाय गैस ये करता है ना। समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो आइसोबारिक प्रोसेस में जिसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं है पिस्टन, उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही है क्योंकि उसका कुछ पार्ट वर्क डन में भी जा रहा है। समझ में आया? बट Yes, इसमें sir. जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना, पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये फिक्स है ना, तो इसमें टेम्परेचर कम हीट में बढ़ जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? यस Yes, सर। sir. यस सर। लिख लो ये भी। एक बार ये प्रोसेस वाइज लिख लेते हैं। हमने दो प्रोसेस देखी, आइसोबारिक प्रोसेस एग्जांपल के थ्रू देखी ना अभी, है ना। वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इनटू dV, है ना, फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। तो P बाहर आ जाएगा, dV का इंटीग्रेशन होगा V, लिमिट लगेगी V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो फॉर्मूला आएगा P इंटू डेल्टा V। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो डेल्टा V इसमें पुट कर दो। अगर टेम्परेचर गिवन है तो PV फाइनल को हम लिख देंगे nRT फाइनल माइनस PV इनिशियल को लिख देंगे nRT इनिशियल। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो वर्क डन का Yes, फॉर्मूला yes. क्या आएगा, nR डेल्टा टी। हालांकि ये सब याद नहीं करना है आपको, तो एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे कितने फॉर्मूले याद रखोगे? समझ में आया क्या? Yes, sir. ये थोड़ा ना याद रखोगे कि आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस nR डेल्टा टी होता है, भूल जाओगे इसको तो। और फिर आपने इसके चक्कर में ये वाले फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दिया तो आप आगे जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे सारे भूल जाओगे। इसी से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? यस सर। और डेल्टा यू तो पता ही है आपको, F/2 NR डेल्टा टी होता है। तो हीट सप्लाइड क्या होगा, डेल्टा यू प्लस W। सारा लिख रहे हैं हम कि क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस पर क्वेश्चन आया तो वर्क डन निकाल लेंगे। समझ में आया? डेल्टा यू निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हीट सप्लाई आ जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. ये भी कोई लिखना नहीं है, मतलब रटना नहीं है इसको। समझ में आया? यस सर। ये बुक्स वगैरह में ऐसे फॉर्मूले लिखे होते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको याद रखना है। आपको याद क्या रखना है, बस ये वाला फॉर्मूला। बाकी तो कंसेप्ट है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। समझ में आया? देन Yes, एक और sir. कौन सी प्रोसेस देखी हमने, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम Formula. कांस्टेंट रहता है, पिस्टन मूव नहीं करता, तो वर्क डन बाय गैस इसमें जीरो होता है। समझ में आया? और डेल्टा यू क्या होता है, वो तो वही फॉर्मूला F/2 NR डेल्टा टी। समझ में आया? कोई सी भी प्रोसेस का फॉर्मूला तो ये लगेगा। तो हीट सप्लाइड क्या होगा, डेल्टा यू प्लस W होता है ना, W तो जीरो है, तो हीट सप्लाई होगा
चेंज इन इंटरनल एनर्जी के मतलब Delta F by 2 NR डेल्टा टी। समझ में आया क्या? ये हीट सप्लाई, बट ये भी Yes, रटना sir. नहीं है आपको, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए बस। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। लिखो। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलो इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? Temperature. इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ? P PV is इनिशियल B constant. इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। समझ में आया? PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो PV कांस्टेंट है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इनिशियल हो या फाइनल हो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब इसमें वर्क डन बाय गैस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो वही है, प्रेशर ऑफ गैस इनटू dV। ठीक है, अब इसमें दो दो वेरिएबल है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इस प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे होंगे। समझ में आया क्या? Yes, समझ में sir. आया? सो अब इसमें दो फॉर्मूले निकालने के लिए, जैसे केस फर्स्ट, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, इफ आपको गिवन है कि वॉल्यूम इतने से इतना हो गया थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू वॉल्यूम, ये आपको गिवन है। समझ में आया क्या? V इनिशियल से V फाइनल हो गया, तो वॉल्यूम गिवन है तो प्रेशर को हटाना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम की टर्म्स में लाना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो प्रेशर sir. को हटा के क्या लिख सकते हैं हम? P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NRT बाई V, ऐसे लिख सकते हैं ना, या प्रेशर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? NRT बाई V इंटू dV। समझ में आया क्या? Yes, sir. NRT तो कांस्टेंट है, dV बाई V, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? V ln इनिशियल of से V. V फाइनल, तो ये क्या आएगा? NRT बाई NRT इंटू ln ऑफ V आएगा, फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। समझ में आया क्या? सो वर्क Yes, डन बाय sir. गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या फॉर्मूला आएगा? NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्वेश्चन में, आप इसको पूरा डिराइव करके लाओगे। समझ में आया? वर्क डन बाय Yes, गैस sir. इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या फॉर्मूला है? NRT ln ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। आया समझ में? Yes, sir. अब केस 2, अगर आपको प्रेशर गिवन है तो यहाँ लिखता हूँ केस 2, आपको गिवन है इफ प्रेशर की टर्म्स में गिवन है P इनिशियल से P फाइनल हो गया। समझ में आया? तो हमें क्या पता है? V फाइनल बाई V इनिशियल क्या होता है? P इनिशियल बाई P फाइनल। ये मैंने कहां से लिखा? इस इक्वेशन से। V फाइनल बाई V इनिशियल क्या होगा? P इनिशियल बाई P फाइनल। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. तो V Yes, sir. फाइनल बाई V इनिशियल की जगह क्या लिख देंगे? P इनिशियल बाई P फाइनल। आया समझ में? तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है? अगर वॉल्यूम की टर्म्स में याद है आपको फॉर्मूला, तो ऊपर फाइनल वॉल्यूम लिखते हैं, नीचे इनिशियल वॉल्यूम लिखते हैं, और प्रेशर की टर्म्स में ऊपर इनिशियल प्रेशर लिखते हैं, नीचे फाइनल प्रेशर लिखते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. NRT ln Yes, ऑफ sir. P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ये दो फॉर्मूले कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ इसमें डेल्टा यू कितना होगा? डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है? F by F 2 by 2 NR delta NR T. डेल्टा T, ये होता है ना? ये तो 0 हो जाएगा सर. ये 0 हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? तो चेंज इन Yes, sir. इंटरनल एनर्जी होगी नहीं, 0 हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा नहीं। समझ में आया? अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? हीट सप्लाइड इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस, तो ये तो 0 है। और हीट सप्लाइड क्या होगा? वर्क डन बाय गैस के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हीट सप्लाइड का फॉर्मूले भी वो दो फॉर्मूले आ जाएंगे, या तो वॉल्यूम की टर्म्स में
वी फाइनल बाई वी इनिशियल या फिर प्रेशर की टर्म्स में? समझ में आया क्या? यस लिखो। ठीक है, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन भी याद रखना है हमें। इक्वेशन क्या होती है इसकी? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस ठीक है, ये वॉल्स क्या है? एडियाबेटिक है। तो ना तो बाहर से अंदर हीट जा सकती, ना अंदर से बाहर। हीट सप्लाई जीरो है। हीट सप्लाइड इज 0। या फिर ऐसे लिखो, हीट ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन बाई गैस, है ना? सो इसमें Q तो 0 ही है, तो वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा U। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि मान लो आपने ये इसके अंदर हाई प्रेशर पे गैस भरी हुई है अंदर, है ना? अब आपने इसको रिलीज कर दिया तो पिस्टन ऐसे बाहर आएगा, तो ये गैस वर्क कर रही है। समझ में आया क्या? गैस वर्क कर रही है ना? यस सर। गैस वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है। ये गैस वर्क कर रही है, मान लो इसने 50 जूल का वर्क किया तो वो पॉजिटिव है। तो जितना इसने वर्क किया उतनी इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ना? समझ में आया क्या? यस मान लो इसने 50 जूल का वर्क किया तो इसकी इंटरनल एनर्जी 50 जूल से डिक्रीज हो जाएगी, तो डेल्टा यू कितना आएगा? -50। समझ में आया? तो यहाँ पुट करोगे आप माइनस और अंदर पुट करोगे -50, तो माइनस माइनस प्लस आएगा। प्लस में क्यों आ रहा है? क्योंकि गैस ने तो पॉजिटिव में वर्क किया ना। समझ में आया? गैस ने है ना? कौन सा वर्क किया? इसके अंदर अगर आप हाई प्रेशर पे गैस रखी हुई है, इसको छोड़ दो, रिलीज कर दो, तो गैस इस पिस्टन को मूव करवाएगी ना। समझ में आया? यस सर। तो गैस के अंदर जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर हो रहा है थ्रू वर्क, थ्रू हीट नहीं हो रहा है। कैसे थ्रू हो रहा है ट्रांसफर? एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है बट हीट के थ्रू नहीं हो रहा है, वर्क के थ्रू हो रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। सो ये वर्क करेगा ना तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। आया समझ में? और अगर हम इसको दबाएंगे तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं, इसको अगर हम दबाएंगे तो वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस वो नेगेटिव होता है। समझ में आया क्या? ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वर्क डन ऑन गैस वो क्या होगा? नेगेटिव। तो इस पे मान लो 50 जूल का वर्क डन किया तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन वो गैस हो जाएगा -50 जूल। इसका मतलब क्या होगा? इसकी इंटरनल एनर्जी 50 जूल से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? आया समझ यस में? सर। सो डेल्टा यू यहाँ पे लिखेंगे 50, तो आंसर आएगा -50, क्योंकि वर्क डन बाई गैस नेगेटिव है। आया समझ में? इसलिए माइनस का माइनस आ रहा है आगे। आया समझ में? इधर से इधर Yes, लेंगे तो माइनस में जाएगा ना। सो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो वैसे तो रटना नहीं है फॉर्मूला, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। समझ में आया? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एनआर टी इनिशियल क्या होगा? पी इनिशियल बी इनिशियल माइनस एनआर टी फाइनल क्या होगा? पी फाइनल बी फाइनल। समझ में आया? इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला काम में आ सकता है, बट आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको बस डेल्टा यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो टेम्परेचर गिवन है तो इससे निकल जाएगा और प्रेशर गिवन है तो इससे निकल जाएगा। एनआरटी को पीवी लिख देना बस। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, वो भी देखो। प्रोसेस ये चल रही है, देखो। अगर मान लो मैंने थोड़ी सी हीट सप्लाई की, जनरली एडियाबेटिक में तो 0 होती है, तो फर्स्ट लॉ क्या बनता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये बनता है ना। तो dq तो Yes, इसमें sir. 0 होगा, यस सर। dq तो इसमें 0 होगा, तो dw इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस du होगा कि नहीं होगा? है ना। du क्या होता है? f/2 nr dt। dt क्या? चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया? du क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आया समझ में? यस और Yes, sir. dw क्या होता है? वर्क डन बाय गैस क्या होता है? Work done. pdv, ये होता है ना। dw क्या आया था? p इंटू dv। इसी को तो इंटीग्रेट किया था हमने, इंटीग्रेशन pdv फॉर्मूला आया था, ध्यान आया? यस सर। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। एक इक्वेशन हम लेते हैं आइडियल गैस की, pv इज इक्वल टू nRT वाली। इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो पहले मैं p को लिखूंगा, v का डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर v को लिखूंगा, p का डिफरेंशिएशन करूंगा। समझ में आया? nr तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन होगा dt। आया समझ में डिफरेंशिएशन? अब अगर आप सोच रहे हो किसके रिस्पेक्ट में किया, तो मान लो t के रिस्पेक्ट में किया, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। सो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया सबको, आइडियल गैस का इक्वेशन का। ठीक है। अब यहां से pdv की वैल्यू क्या मैं ये लिख सकता हूँ, या फिर nrdt की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ? 2pdv/f। nrdt की वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ ना, pdv प्लस vdp यस सर। इज इक्वल टू माइनस का 2pdv/f। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो pdv कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस 2/f इज इक्वल टू माइनस vdp। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? सर आपने जो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखा उसके बाद से फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मैंने p को ऐसा कैसे लिखा, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dv। समझ में आया? फिर v को Yes, ऐसा sir. कैसे लिखा? प्रोडक्ट रूल लगाया, p का क्या होगा? dp। Okay. आया समझ में? हाँ nr कांस्टेंट है, t का क्या होगा? dt। ये आया समझ में? यस सर। अब इस nrdt की जगह मैंने क्या लिखा? यहाँ से देखो, 2 इधर आ जाएगा, f नीचे आ जाएगा। समझ में आया? और माइनस इधर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो क्या लिखा इसकी जगह? माइनस 2pdv/f। आया समझ में? हाँ सर। अब इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इन दोनों में मैं pdv कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2/f। समझ में आया? यस सर। और इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस vdp। बोलो समझ में आया? यस सर क्लियर है। अब देखो, ये जो वैल्यू 1 प्लस 2/f, इसको हम एक कांस्टेंट बोलते हैं। 1 प्लस 2/f इज इक्वल टू गामा। ये कांस्टेंट है, इसको हम बाद में फिर से पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में कुछ भी, अभी बस ये मान के चलो कि 1 प्लस 2/f की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? गामा। समझ में आया? यस ठीक है। सर। हो सकता है आपके सब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f। तो आपको यहाँ से शुरू करना है। समझ में आया? ठीक है। और ये बोल देना गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f, बस। आया समझ में? यस Yes, सर। sir. यस इसकी सर। जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? गामा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? गामा pdv
इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। बोलो समझ में आया? यस यहाँ सर। तक समझ में आया? अब v को v की तरफ लेके जाता हूँ, p को p की तरफ लेके जाता हूँ, तो गामा dv अपॉन v हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा dp अपॉन p। ये v इधर आ गया और ये p इधर आ गया। समझ में आया? गामा तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इधर लिमिट लगेगी, ये जो प्रोसेस हो रही है, मान लो इनिशियल वॉल्यूम था v इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम होगा v फाइनल। इनिशियल प्रेशर था मान लो p इनिशियल, फाइनल प्रेशर हो गया p फाइनल। समझ में आया? ये इधर मान लो ये वर्क कर रहा है सिस्टम, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा। समझ में आया क्या? तो v इनिशियल से v फाइनल वॉल्यूम हो गया, p इनिशियल से p फाइनल प्रेशर हो गया। आया समझ में? यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? गामा इंटू ln ऑफ v आएगा। लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा? v फाइनल अपॉन v इनिशियल। समझ में आया? इधर क्या आएगा? माइनस का ln ऑफ p फाइनल अपॉन p इनिशियल। समझ में आया? यस सर। अगर मैं माइनस इसकी पावर में ले जाऊंगा, माइनस वन है ना, तो ये पावर में चला जाएगा। याद है ना लॉग की प्रॉपर्टीज? ये माइनस वन यहाँ आ जाएगा, तो ये पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल बन जाएगा। यस सर। समझ में आया? तो ये क्या बन जाएगा? ln ऑफ पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, माइनस चला गया, उल्टा हो गया। समझ में आया? अब ये गामा यहाँ आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? पावर है ना, तो ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल की पावर गामा, अरे पता है ना, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। पता है कि नहीं पता? यस। मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, सो ये और ये इक्वल ही है। समझ में आया क्या? इज इक्वल टू ln p इनिशियल अपॉन p फाइनल। ln से ln कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। सो यहाँ से क्या बचा? v फाइनल अपॉन v फाइनल की पावर गामा अपॉन v इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू p इनिशियल p फाइनल। तो p फाइनल में उधर ले जाता हूँ इंटू v फाइनल की पावर गामा इज इक्वल टू p इनिशियल इंटू v इनिशियल की पावर गामा। बोलो स्टेप समझ में आ गई? ये सिस्टम का इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम है, ये सिस्टम का फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम है, और ये गामा क्या है? ये गामा एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1 + 2/f। f क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया? यस सर। यस। तो यहाँ से इसको मैं जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो हम क्या बोलते हैं? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ऐसे बोलते हैं ना आइसोथर्मल प्रोसेस में, ऐसे ही तो बोलते हैं। हाँ, यस सर। यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर बोलेंगे PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है। आपको ध्यान हो तो जब मैंने बल्क मॉडुलस पढ़ाया था, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस निकालना बताया था, वहां पर ये इक्वेशन मैंने लिखा था। मैंने बोला था इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप भूल गए होंगे क्योंकि वहां समझाया नहीं था, इसलिए भूल गए होंगे आप। ठीक है, बट एक बार नोट्स देखना, वहां पर भी इक्वेशन लिखी हुई है हमने। कहाँ पर लिखी हुई है? जब बल्क हमने मॉडुलस। मैकेनिकल बल्क प्रॉपर्टीज मॉड्यूल। ऑफ सॉलिड्स में बल्क मॉडुलस पढ़ा था, तो मैंने बोला था ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो हमने अलग अलग प्रोसेस का बल्क मॉडुलस निकाला था। तो वहां पर जब एडियाबेटिक प्रोसेस का निकाला था, तो वहां पर ये इक्वेशन हमने देखी थी एक बार। मैंने बोला था अभी जरूरत नहीं है इसको ज्यादा ध्यान रखने की, बट अब समझ में आ गई ये इक्वेशन कैसे आई है। मतलब इस प्रोसेस में क्या प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। तो जब भी इस पर आपको क्वेश्चन आएगा, तो आप ये इक्वेशन लगा के, मान लो कोई तीन चीज गिवन है, पी इनिशियल वी इनिशियल और वी फाइनल गिवन है, तो पी फाइनल निकाल सकते हो। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। और गामा Yes, कैसे sir. निकालते हैं? वो गैस पर डिपेंड करता है 1 + 2/f। f किस पर डिपेंड करता है? मोनोएटॉमिक है डायटोमिक है, तो उस पर ये गामा भी डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? यस। यस सर। लिखो इसको।
याद रखना है इक्वेशन। एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया तक? ठीक है। सो क्या इक्वेशन आई एडियाबेटिक प्रोसेस की? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। व्हाट इज पी? प्रेशर। व्हाट इज वी? वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तभी तो ये पीवी कांस्टेंट है। और गामा क्या है? गामा एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक इंडेक्स। समझ में आया? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1+2/f। ठीक है। अब हो सकता है कभी आपको प्रेशर वॉल्यूम इस प्रोसेस में तीनों चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, टेम्परेचर, तीनों एडियाबेटिक प्रोसेस में तीनों चेंज होते हैं। समझ में आया क्या? क्योंकि Yes, अगर sir. कोई एक कांस्टेंट हो जाए तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, इसमें तीनों चेंज होते हैं। तो कभी हमें प्रेशर टेम्परेचर की इनिशियल और फाइनल कंडीशन गिवन होगी, कभी वॉल्यूम टेम्परेचर की इनिशियल फाइनल कंडीशन गिवन होगी, तो उस केस में क्या इक्वेशन यूज करेंगे वो भी डिराइव कर लेते हैं। सो अगर वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है तो वॉल्यूम क्या होगा? nRT/P। वॉल्यूम की जगह लिख दो इस वाले इक्वेशन में, तो P की जगह P, वॉल्यूम की जगह आएगा nRT/P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया क्या? सो Yes, ये sir. कितना है? P की पावर 1 है और ये कितना है? P की पावर गामा है। तो ये क्या बन जाएगा? P की पावर 1 माइनस गामा। समझ में आया? इनटू T की पावर गामा, और nR तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट में चला जाएगा। समझ में आया? यस Yes, sir. तो अगर प्रेशर टेम्परेचर की टर्म्स में आपको वैल्यूज गिवन है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। समझ में आया? प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में गिवन है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म्स में गिवन है तो आप प्रेशर को एलिमिनेट कर दो। प्रेशर को क्या लिखेंगे हम? nRT/V। तो क्या बन जाएगा? प्रेशर की जगह आ जाएगा nRT/V इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया? तो क्या बन जाएगा? nR तो कांस्टेंट में चला जाएगा, T की पावर 1 इंटू V की पावर गामा -1। समझ में आया ना कैसा आया? ये V की पावर गामा और ये V की पावर 1, इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? V की पावर गामा -1। यस सर। ये तीनों एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन से अलग अलग वेरिएबल्स में। समझ में आया? आया समझ में? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। ये मूवेबल पिस्टन है और ये एडियाबेटिक वॉल्स है। ये मूवेबल पिस्टन है। इनिशियल प्रेशर है P नोट, वॉल्यूम है V नोट, टेम्परेचर है T नोट। ठीक है। हमसे बोला इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। हमने क्या किया? इस पे बाहर से वर्क किया और वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, हाफ कर दिया। समझ में आया? Yes, sir. तो हमसे पूछा फाइंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या पता लगाएंगे कौन सी प्रोसेस है? सबसे पहले क्या पता लगाएंगे? कौन सा प्रोसेस है? तो देखो, क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है? नो सर। तो हीट एक्सचेंज यहाँ पर क्या है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग? जीरो है, मतलब Zero. क्यू जीरो है। तो कौन सी प्रोसेस है? Isothermal. आइसोथर्मल थोड़ा ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Adiabatic. एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक Adiabatic. प्रोसेस, है ना?
हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है मोनोएटॉमिक गैस है, कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक। तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि मोनोएटॉमिक गैस है। समझ में आया? अब हम इनमें से कोई भी जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले तो हमें गामा निकालना पड़ेगा। समझ में आया? गामा क्या होता है? 1 + 2/f, तो 1 + 2/3 तो कितना आएगा? 5/3 आएगा गामा की वैल्यू। 5/3। समझ में आया? सो हमें क्या क्या गिवन है? वी इनिशियल कितना है? V0, वी फाइनल V0/2। तो हमें वॉल्यूम गिवन है, तो क्या हम प्रेशर वॉल्यूम के दोनों वैल्यूज गिवन है, तो क्या प्रेशर की बता सकते हैं? इनिशियल प्रेशर गिवन है तो फाइनल प्रेशर बता सकते हैं। हमें पता है पीवी की पावर गामा होता है कांस्टेंट, हमने पता कर लिया एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ये इक्वेशन लगा दी। अगर आइसोथर्मल होती तो बोलते पीवी = कांस्टेंट। समझ में आया क्या? यस यस सर। तो सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनिशियल प्रेशर कितना P0, इनिशियल वॉल्यूम कितना V0 की पावर गामा कितना है 5/3 = फाइनल प्रेशर है PF × V0/2 की पावर 5/3। समझ में आया? V0 की पावर 5/3 से V0 की पावर 5/3 कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5/3 × P0 इतना हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। अब टेम्परेचर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो वॉल्यूम के टर्म्स में। T × V की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है ना? तो इनिशियल टेम्परेचर है T0, इनिशियल वॉल्यूम है V0 की पावर गामा -1, 5/3 -1 करेंगे तो कितना आएगा? 2/3। कितना आएगा? 2/3। 2/3। इसकी वैल्यू T फाइनल निकालना है और V फाइनल हो गया V0/2 की पावर 2/3। V0 की पावर 2/3 से V0 की पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो T फाइनल कितना आएगा? 2 की पावर 2/3 × T0। T0। समझ में आया? आ गया समझ में? यस सर। लिखो।